हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीखा था कूलाम्स का नियम। कूलाम्स का नियम आपको बताता था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उस बल के मान को बताता था। कोई भी बिंदु आवेश है और इन दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उस बल को बताता था। वो आपका चाहे आकर्षण बल हो या चाहे प्रतिकर्षण बल हो, उस बल को बताता था। अब आप ध्यान दीजिए, तो बल कैसी राशि होती है? बल सदिश राशि होती है। पर जो कूलाम का नियम है ये केवल बल के परिमाण को बता पाता था, इसकी दिशा को नहीं बता पाता था कि जो बल लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। कूलाम्स का नियम केवल उसके परिमाण को बताता था कि इतना बल लग रहा है, पर दिशा को नहीं बता पा रहा था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि कूलाम्स के नियम का सदिश स्वरूप किया। हम लोगों ने कूलाम्स के नियम को बेसिकली वेरीफाई करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए कि ये उन आवेशों के बीच बल को बताता है, इसके लिए हमने कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप किया। इसके प्रूव करने के लिए, इस नियम को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एक्सिस लिए हैं, कुछ अक्ष लिए हैं। यह आपका एक्स अक्ष है, यह आपका वाई अक्ष है और यह आपका जेड अक्ष है। हमने एक्स और वाई अक्ष में दो बिंदु ले रखे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। हमने एक्स और वाई अक्ष में दो बिंदु लिए हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। हमने मान लिया कि बिंदु ए पर जो एक आवेश रखा हुआ है वो आवेश Q1 रखा हुआ है, जबकि बिंदु B पर जो आवेश रखा हुआ है वो आवेश कैसा रखा हुआ है? Q2 रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हमारा मूल बिंदु O है। अब मूल बिंदु O के सापेक्ष जो Q1 की स्थिति सदिश है, मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 की जो स्थिति सदिश है वो होगी वेक्टर R1, जबकि जो मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की जो स्थिति सदिश है वो होगी वेक्टर R2। ये बातें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो आवेश है Q1 और Q2 ये दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, एक ही चिन्ह के आवेश हैं। Q1 पर भी धनावेश है और Q2 पर भी धनावेश है। तो दोनों धनावेश हैं, इसलिए इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल कार्य करेगा वो कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। अर्थात Q2 पर Q1 बल लगाएगा और Q1 पर Q2 बल लगाएगा। तो Q1 के कारण जो Q2 पर बल लगेगा वो बल होगा वेक्टर F21। इसका मतलब क्या होता है कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, तो आवेश Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगेगा उस बल का मान होगा वेक्टर F21, जबकि आवेश Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा उस बल का मान होगा वेक्टर F12। यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो Q2 की स्थिति सदिश है, Q2 की जो स्थिति सदिश है Q1 के सापेक्ष, Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष वो कितनी होगी? R21 का कैप होगा, जबकि Q1 की स्थिति सदिश जो होगी Q2 के सापेक्ष वो कितनी होगी? R12 का कैप होगी। अब चलिए इस बात को हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये सदिश स्वरूप है। इसके सदिश स्वरूप को हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोगों ने लिख रखा है कि माना Q1 व Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं जो बिंदु A व B पर निर्वात में रखे गए हैं, जिनके बीच की दूरी हमने मान लिया है R मीटर है। तब यहां आप ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियमानुसार जो फोर्स होगा F बराबर वो आपका होगा F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। यह आपका कूलाम के नियम से फोर्स होगा। इसको आपने पहले पढ़ा है, इसको हम स्टार मार्किंग में कर लेंगे।
अब आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ कुछ बातें लिखेंगे, जो हमने इसमें लिखा हुआ है इनको हम यहाँ लैंग्वेज में लिखेंगे, जो हमने प्रतीक में लिखा है। वेक्टर R1 बराबर होगा मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश। R1 क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश है। जबकि जो R2 है ये क्या है? ये है मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश है। आशा करते हैं ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, जबकि जो आपका R21 है, R21 कैफ है, ये क्या है? Q2 की स्थिति, Q2 की स्थिति सदिश है Q1 के सापेक्ष। और R12 का जो कैफ है ये क्या है? Q1 की स्थिति सदिश, Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। आशा करते स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल कितना है? वेक्टर F12। तो यहां लिखेंगे आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होगा? वेक्टर F12 बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर, और यहां पर आपका हो जाएगा R12 का कैप। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जूम कर लेंगे। यहां लिखेंगे आवेश Q2, आवेश Q2 पर किसके कारण लगेगा? Q1 के कारण लगने वाला बल। इस बल का मान कितना होगा? F21, वेक्टर F21 बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर, R21 का कैप। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड।
आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। यहाँ गौर करिए तो जो ये आर कैप Q1 है, इसकी दिशा है Q1 से Q2 की तरफ, जबकि आर कैप 12 है, इसकी दिशा है Q2 से Q1 की तरफ। दोनों का आपस में बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है, इसलिए इनका चिन्ह अलग होगा। अर्थात यहाँ पर जो R12 का कैप है ये बराबर होगा माइनस R21 के कैप के। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ हम लिखेंगे कि R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट में इस वैल्यू को रख देंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा वेक्टर F12 बराबर 1/4π0 Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस R21 का कैप। यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस आपका आगे आ जाएगा, गुणा होगा तो 1/4π0 Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा R21 का कैप। अब आप अगर गौर से देखिए सो यहाँ पे वेक्टर F21 का मान जो है वो 1/4π0 Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर है, और यहाँ है R21 का कैप। यहाँ देखिए तो 1/4π0 Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर और R21 कैप, ये दोनों बराबर हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण सेकंड से मान रखने पर यहां पर आपका रहेगा F12 बराबर हो जाएगा माइनस का साइन है, इसके जगह हम क्या रख देंगे F21, चूंकि इसका मान ये दिया है F21 के बराबर है, तो यहां लिख देंगे वेक्टर F21। यही आपको प्रूव करना था। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पर जो F12 पर जो लगने वाला बल है, अर्थात Q1 पर Q2 के कारण जो लगने वाला बल है, और जो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, ये दोनों बल आपस में क्या है, बराबर है, परंतु जो इनकी दिशाएं हैं वो विपरीत हैं। बल तो आपस में बराबर है, ये माइनस जो साइन है, माइनस का चिन्ह है, ये दिशा को रिप्रेजेंट करता है कि इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। अब आप ध्यान दीजिए तो ये तृतीय नियम को बताता है, न्यूटन के गतिविषयक के तृतीय नियम को बताता है। न्यूटन के गतिविषयक का तृतीय नियम क्या बताता था कि यदि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वह वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएगी। अब आप ध्यान दीजिए तो ये Q1 पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है F12 लग रहा है, तो Q1 पर Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है यह F12 लग रहा है, F21 लग रहा है। बेसिकली यहां पर रिजल्टेंट ये निकल कर आ रहा है कि Q1 पर Q2 जितना बल लगा रहा है, Q1 भी Q2 पर उतना ही बल लगा रहा है, पर दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है। अर्थात ये जो आपका कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप था, ये न्यूटन के तृतीय नियम को भी प्रूव करता है, सिद्ध करता है। न्यूटन का तृतीय नियम भी यही था। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये डेरिवेशन, जो छोटा सा डेरिवेशन था, ये आपको समझ में आया होगा।
अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम कुछ चीजों के बारे में आगे और अध्ययन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कूलाम के नियम की कुछ सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। यह जो नियम है, ये नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, यह गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है। जो कूलाम का नियम है, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और जो कूलाम का आवेश है, ध्यान दीजिएगा, यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है, इससे अधिक दूरियों के लिए सत्य है। स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।